आज का यह सत्र एक विशेष विषय को लेकर है और वह विषय है कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन से का उपयोग। कोरोना का संकट गहराया और धीरे धीरे अब समाप्ति के कगार पर है। कई राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं और कहीं कहीं पर बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है और उसी आधार पर अनलॉकडाउन भी किया जा रहा है। कई देश की सरकारों ने वैक्सीनेशंस निकाले हैं और पूरी दुनिया में बेचने का जुगाड़ किया जा रहा है। किस प्रकार से 200-250 करोड़ वैक्सीनेशंस पूरी दुनिया में बेची जाए और हमारी सरकारों की सोच भी उसी तरफ बढ़ रही है कि पूरी जनसंख्या को इसका वैक्सीनेशंस लगा दिया जाए और वे निश्चिंत हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्व के जितने भी हमारे अनुभव रहे हैं वैक्सीनेशंस को लेकर के, उन वैक्सीनेशंसों की अगर समीक्षा की जाए तो समीक्षा से बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि वैक्सीनेशंस लगने के बाद भी वह तकलीफ गई ही है। यह प्रकृति के भूगोल में परिवर्तन से संक्रामित रोग धीरे धीरे स्वयं क्षयता की ओर चल जाता है और कुछ दिनों में क्षय हो जाता है। बस हमें जरूरत पड़ती है कि इस प्रकार के जो परजीवी हैं उनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं और किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले कई महीनों से कि सरकारें इस ओर प्रयास कम कर रही है और वैक्सीनेशंस को लेकर के ज़्यादा फोकस हो रहा है। इस संदर्भ में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है और पिछले सप्ताह डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को भी मैंने सुना। उन्होंने भी वैक्सीनेशंस के खिलाफ जो है बहुत सारी बातें कही और उसमें सच्चाई भी है। इसके अलावा कई डॉक्टरों के इंटरव्यू भी मैंने देखा, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। पिछले सप्ताह यूरोप की एक महिला डॉक्टर ने भी इसके ऊपर बहुत गहरा स्टेटमेंट दिया, उनको भी हमने सुना और सुनने के बाद इसका जो निचोड़ निकलता है, जो विश्लेषण निकलता है, ये मैं चाहता हूं कि आप सभी इसको समझ लें। जब कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु की ओर अग्रसर होता है
तब उसके शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है वह होता है हृदय की धड़कन को लेकर के। परजीवी के कारण हो या किसी और विषय के कारण हो, धीरे धीरे हमारी धड़कनें मंद पड़ती जाती है और एक सीमा से नीचे जैसे ही धड़कन आती है वैसे ही हृदय काम करना बंद कर देता है। और जैसे ही हृदय काम करना बंद कर देता है, श्वास की क्रिया बंद हो जाती है, हमारे शरीर में रक्त का संचार बंद हो जाता है और प्राण निकल जाते हैं, शरीर मृत हो जाता है। हमारे शरीर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक बार हृदय की गति बंद हुई तो इसको हम रीस्टार्ट कर लें। ये रीस्टार्ट नहीं होता। एक बार जन्म के समय चालू होता है और एक ही बार बंद होता है। तो अंततः मृत्यु से संबंधित किसी भी विषय पर लेकर जब हम चरम बिंदु पर पहुंचते हैं, तब वहां पर एक ही विषय जो है, एक ही विषय पर हम आकर के रुक जाते हैं, हृदय की धड़कन। और ये जो हृदय का जो संचालन है वो कई तरह के रसों के कारण होता है, जिसमें से एक रस है जिस रस को मॉडर्न साइंस में लैक्टोज कहते हैं। यह लैक्टोज नाम का जो रस है बड़ी अदृश्यता के साथ हृदय के स्पंदन की क्रिया को संतुलित करके रखता है। तो यहाँ कोरोना के समय में भी जितनी मौतें हुई है, मृत्यु हुआ है, उनमें भी विषय को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अंत में हृदय का स्पंदन बंद होना ही रहता है। तो यदि हम किसी कारण से हम अपने शरीर के अंदर जो लैक्टोज का जो संतुलन है उसको बना करके रखें, तो कहीं न कहीं वह हमारे शरीर में परजीवी द्वारा उत्पन्न किए गए अव्यवस्था को संभाल लेता है। तो ये जो वैक्सीनेशंस जो रूस में बना है और कई देशों ने जो बनाए हैं, इनमें इनका जो क्लेम है कि इसको लेने के बाद कोरोना का भय नहीं रहेगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है पिछले कई तरह के वायरस और उससे लड़ने वाले वैक्सीनेशंस का जो परिणाम है, उस परिणाम के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ऐसा बिल्कुल कोई अगर क्लेम कर रहा है तो ऐसा क्लेम बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता है। क्योंकि हम वैक्सीनेशन लगाते हैं तो वैक्सीनेशन से के प्रभाव की सीमा है हमारे शरीर में, और यह सीमा हर व्यक्ति के प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह वैक्सीनेशन से जिन लोगों को लग गया उनके शरीर में एक सम मात्रा में, बराबर मात्रा में सभी के शरीर पे काम करेगा। जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य के शरीर की जो तासीर है वो जैसी है उसी अनुरूप में वह काम करेगा। किसी के शरीर में कई वर्षों तक काम कर सकता है, किसी के शरीर में कुछ महीनों तक काम कर सकता है, किसी के शरीर में कुछ दिनों तक काम कर सकता है। तो इसमें यह क्लेम करना बिल्कुल सत्य नहीं होगा कि आप वैक्सीनेशन लगा लो तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। हाँ, और ये देखो, केवल कोरोना वाले वैक्सीनेशन की, कोरोना वाली महामारी की बात नहीं है, किसी भी बीमारी में, जैसे एक उदाहरण के रूप में यदि मैं रखूं आपके समक्ष कि पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में मधुमेह की संपूर्ण चिकित्सा है। मधुमेह जड़ मूल से समाप्त हो जाता है। लगभग ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। 2 वर्ष का कोर्स यदि कोई व्यक्ति पंचगव्य चिकित्सा में कर ले
तो उसके शरीर में मधुमेह जड़ मूल से निकल जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोबारा मधुमेह नहीं हो सकता। जिन गलतियों के कारण शरीर में मधुमेह की उस स्थिति उत्पन्न हुई है, यदि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न हम कर देते हैं, शरीर को दोबारा ऐसी अव्यवस्था में लेकर के चले जाते हैं, तो रीअकरेंस होने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन जिन कारणों से मधुमेह हुआ है, अगर उन कारणों से हम दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से दोबारा ऐसा संकट हमारे शरीर में नहीं आ सकता है। जैसे दूसरा उदाहरण है कि किसी व्यक्ति को चर्म रोग होता है, तो चर्म रोग की पूरी चिकित्सा पंचगव्य में है। पंचगव्य चिकित्सा में जो है चर्म रोग की कैसी कोई भी स्थिति हो वो ठीक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर जीवन में दोबारा नहीं होगा। तो जिन गलतियों के कारण चर्म रोग हुआ है, ऐसी गलतियां यदि वह मनुष्य, वह रोगी जो पूरी तरह से एक बार ठीक हुआ है, वो अगर दोबारा ऐसी गलती रिपीट करेगा जीवन में, तो उसके दुष्परिणाम से दोबारा हो सकता है, रिकरेंस हो सकता है। इसके लिए किसी भी वैद्य को या किसी भी डॉक्टर को या किसी भी ड्रग्स कंपनी द्वारा ये किया गया क्लेम कि वैक्सीनेशन से एक बार लग गया तो आपको जीवन में दोबारा कभी कोरोना नहीं होगा, ये सत्य नहीं हो सकता है। हाँ, कोरोना का वैक्सीनेशन हमने लगा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों को कोरोना है उनके मुंह में मुंह डाल करके आप काम कर लो क्योंकि आपने वैक्सीनेशन लगा लिया है तो आपको नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, चिकित्सा विज्ञान के धरातल पर यह संभव नहीं है। अब ये जो वैक्सीनेशन लग रहा है, इसके जो रिसोर्सेस इन लोगों ने जो ढूंढे हैं, उसके ऊपर विश्वराय चौधरी जी का जो कमेंट था कि इन्होंने गाय के गर्भस्थ जो बछड़े हैं, उन बछड़ों के हृदय से, जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है, उन बछड़ों के हृदय से ये खून निकाल करके और उसमें से कई तरह के जो रस हैं जिसमें से लैक्टोज की बड़ी भूमिका है, इसको निकाल करके और इससे इसका वैक्सीनेशन ये बना रहे हैं। ऐसा उसमें उन्होंने दिखाया था और मैंने देखा। अब ये कितना सत्य है ये डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी को ही मालूम होगा, क्योंकि मैंने इसकी गहराई में जाकर के, इसके मैन्युफैक्चरिंग की गहराई में जाकर के मैंने देखा नहीं है और समझा नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से इन चीज़ों को प्रेजेंट किया था वो ठीक लगता है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा ये लैक्टोज और उसके समतुल्य वाले जितने भी रस हैं, अगर पृथ्वी के सभी 84 लाख योनियों के शरीर से अगर हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा यह रस जो है वो गाय के शरीर में ही बनता है। और गाय के शरीर में सबसे ज्यादा इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो गाय के गर्भस्थ शिशु में होता है। तो उसमें इन्होंने दिखाया कि गाय का जो गर्भस्थ शिशु है, जो लगभग 5 महीने से लेकर के 8वें महीने तक, 9वें महीने तक भी हो सकता है, तो उसको जो है एबॉर्ट कर लिया जाता है। मतलब गर्भस्थ शिशु को गाय के शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है जन्म से पहले, और वो जो शिशु है उसके हार्ट को खोल करके और वहां से उसके रक्त को लेकर के और उसमें से एक्सट्रक्शंस जो भी रसें हैं उसका एक्सट्रक्शंस करके और वो जो है वैक्सीनेशंस बना रहे हैं। तो ये तो देखो बिल्कुल एक अनैतिक क्रिया है कि किसी एक जीव को मार करके और दूसरे जीव को बचाने की जो कोशिश है, ये तो यूरोप की देखो पुरानी परंपरा रही है। या जिन देशों की ज्योग्राफी अच्छी नहीं है, बायोटिक ज्योग्राफी नहीं है, उन सभी देशों में ऐसे ही विज्ञान जो है उत्पन्न हुए हैं। यूरोप का विज्ञान ले लो आप, या फिर अरब देशों का विज्ञान ले लो आप, जहाँ पर वनस्पतियां नहीं होती है, तो उनके पास व्यवस्था होती है कि वे जीव आधारित जो है वो चिकित्सा को खड़ा करें, और ये भी आयुर्वेद का एक बड़ा भिन्न हिस्सा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे बात करूं तो आप देखो 11वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी तक जो है अरब देशों से भी बहुत विद्यार्थी हमारे देश में
जो है मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए आते थे, आयुर्वेद पढ़ने के लिए आते थे। और क्योंकि उस समय हमारे यहाँ लगभग देखो 2000 से ज़्यादा मेडिकल साइंस के हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे हमारे देश में। तो पूरी दुनिया को हम मेडिकल साइंस सिखाते थे। तो हर जगह से लोग आते थे। और उस समय देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उतना नहीं था जितना अभी है। तो यहाँ से मेडिकल साइंस सीख कर जाने के बाद वे बच्चे अपने देश में कैसे काम करते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें आयुर्वेद में जो सिखाया जाता है और जो हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत तरह की वनस्पतियों का हम उपयोग करते हैं। लेकिन कल्पना करो कि कोई अरब देश का विद्यार्थी यहाँ पर आया और वह जो है आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और वो अरब देश में गया और अपने यहाँ वो चिकित्सा का तंत्र अगर खड़ा करना चाहता है, तो उसके पास रिसोर्सेज कहाँ हैं, वनस्पतियां कहाँ हैं। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि आयुर्वेद तो देखो सृष्टि का संपूर्ण विज्ञान है, जहां पर 84 लाख जीव जंतुओं के शरीर की प्रकृति और धरती पर जितनी वनस्पति हैं इन सभी की प्रकृति का विज्ञान है। लेकिन इसमें से आयुर्वेद क्या कहता है कि आपके भूगोल में जो उपलब्धता है उस उपलब्धता के आधार पर आप काम करो। और इसीलिए देखो आयुर्वेद का भारत में जो है वो कई वर्गीकरण हुए। हिमालय की तराई के जितने भी क्षेत्र थे, हिमालय से लेकर के गंगा वेशीन तक के जितने भी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में वनस्पतियों की संख्या बहुत है, अनगिनत है वनस्पतियों की संख्या। इसलिए वहां जो मूल आयुर्वेद जो इस्टेब्लिश हुआ वो संपूर्ण वनस्पति जगत के आधार पर हुआ। लेकिन यही जब हम गंगा बेसिन के बाद यानी गंगा से लगभग 300 किलोमीटर दूर के बाद के भारत की ओर आते हैं और दक्षिण भारत के पहले तक की स्थिति भूगोल में जब हम आते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर उतनी वनस्पतियां नहीं है जितनी वनस्पतियां जो है हिमालय की तराई और गंगा बेसिन में है, उतनी वनस्पतियां नहीं है। तो मध्य भारत के वैद्य कैसे काम करते थे? तो इसलिए जो मध्य भारत में जो हमारा पुराना आयुर्वेद जो प्रचलित है, जिसको हमारे यहाँ के पारंपरिक वैद्यों ने संभाल करके रखा है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें धातुओं का उपयोग करते हैं। जैसे जो चीजें हमें वनस्पति से नहीं मिल रही है वो हम मिनरल्स मिट्टी के अंदर से कुछ तत्वों को निकाल करके, जिसमें बहुतायत रूप में धातु हैं, इन चीजों को लेकर के और चिकित्सा का तंत्र खड़ा होता है। अब आप जो है आप नीचे आ जाइए, नीचे मतलब आप जैसे आंध्र प्रदेश में आ जाइए, दक्षिणी कर्नाटक में आ जाइए, पूरा केरल में आ जाइए, अगर यहाँ पर और वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक चले जाओ आप शीशोर तक, तो वहां वनस्पतियों की संख्या और भी कम हो जाती है। तो यहाँ चिकित्सा कैसे करेंगे? तो यहाँ के जो वैद्य हैं, जो सिद्धर कहलाते हैं, सिद्धों ने एक अपनी जो चिकित्सा पद्धति निकाली उसको सिद्ध चिकित्सा कहते हैं। ये आयुर्वेद का ये भी एक पार्ट है। ये दुनिया में जितने भी मेडिकल साइंस है ये सभी आयुर्वेद के ही पार्ट हैं, लेकिन वो अपने अपने भूगोल के हिसाब से विकसित किए गए हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने अपने भूगोल के हिसाब से विकसित किया है। जिस भूगोल में जो रॉ मटेरियल उपलब्ध है उसी रॉ मटेरियल के आधार पर उसको विकसित किया है। तो दक्षिण भारत में जब वनस्पतियों की संख्या कम है तो यहाँ पर देखो 3 चीजों को अडॉप्ट किया गया। पहला अडॉप्शन हुआ कि क्या वनस्पतियां आपके पास है उसको समूह को ले लो। दूसरा, मध्य भारत ने जिन धातुओं को लिया है भूमि के अंदर से निकाल करके उसको भी जोड़ लो। और उससे भी यदि काम नहीं चलता है तो छोटे छोटे जीव जगत को भी ऐड कर लो, जोड़ लो आप। तो छोटे छोटे जीव जगत में जैसे कबूतर है, जैसे गिलहरी है, जैसे चूहा है, ऐसे जो छोटे छोटे जो जीव हैं जो मनुष्य के संपर्क में रहते हैं, इन जीवों से भी कुछ मटेरियल्स निकाल करके, जैसे इनका रक्त हो सकता है, इनके मांस हो सकते हैं, इनकी हड्डियां हो सकती है, इनको भी ये सिद्ध चिकित्सा में जोड़ा गया। तो इस तरह से ये संपूर्ण हुआ। लेकिन वहीं पर आप यहाँ पर जो है सबसे एक बड़ा साइंस जो है अरब देशों में एक विकसित हुआ यूनान में, जिसको आज यूनानी चिकित्सा के नाम से जानते हैं। तो जब मिस्र के यहाँ पर बच्चे आए और वो जब आयुर्वेद को पढ़ करके अपने यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ तो वनस्पति भी नहीं है और उनके यहाँ मिनरल्स भी नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जीव हैं, बहुत छोटे जीव, बड़े जीव, इस तरह के जीव हैं। तो उन्होंने जो है आयुर्वेद के उस पार्ट
इसको बोलते हैं दाद वर्गम, उस पाठ को लिया उन्होंने और उस पाठ को लेकर के जीव आधारित चिकित्सा विज्ञान को खड़ा किया, जो आज पूरी दुनिया में यूनानी चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो चिकित्सा है वो वहां के भूगोल के हिसाब से वो तैयार किया गया है और वहां के भूगोल के हिसाब से तो वो ठीक बैठता है। लेकिन अगर इस चिकित्सा को उस क्षेत्र में आप अप्लाई कर दो जहां पर वनस्पतियां भरपूर है, तो कोई मतलब इसका मतलब कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके पास जब बायोटिक चीजें उपलब्ध है तो आपको जीव वर्ग में जाने की जरूरत क्या है। तो इसी तरह से जैसे यूरोप के जिन देशों ने ये कोरोना के वैक्सीनेशन को बनाया है, तो उनके यहाँ वनस्पति तो है नहीं, उनके यहाँ मिट्टी में जो है मिनरल्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ले दे करके उनके पास बचता है जीव। और जीव में अगर वो तुलना करें तो सबसे ज्यादा लैक्टोज और उससे संबंधित जितने भी रस हैं, ये सारे रसें सबसे ज्यादा गाय के शरीर में है। अब देखो वहां पर गाय भी नहीं है, हाँ, लेकिन गाय की तरह दिखने वाली दूसरी जीव है हॉलिस्टीन, फ्रीजियन, जर्सी और ये सारी चीजें हैं जिन जिन देशों ने किया, उनके भूगोल में ये गाय की तरह दिखने वाली जो दूसरी जीवें हैं। लेकिन देखो उसका जो शरीर है और उसका बहुत हद तक जो व्यवहार है वो तो गाय से मिलता जुलता है, इसलिए उसको गाय, एक मिनट के लिए देखो गाय या काऊ तो कहना ही पड़ेगा। तो ऐसे जीवों के गर्भस्थ शिशु को निकाल करके और उसके गर्भस्थ शिशु को बाहर निकाल करके, उसके हार्ट को बाहर निकाल करके और उसमें से रसों को निकाल करके जो ये वैक्सीनेशन से जो बनाया है, और इसका जैसा कि विश्वरूप चौधरी ने बताया, जानकारी हमें दी, तो ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा जिनका जीवन संपूर्ण शाकाहारी है और जो कभी भी मांसाहार के उपयोग को अपने धर्म के विरुद्ध मानते हैं। और विशेष करके अगर भारत के जो है हिंदू वर्ग को अगर ले लिया जाए तो उसके लिए तो ये बिल्कुल ये निषेध जैसा होगा। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर देखें हम, तो जो वैक्सीनेशन से काम में मतलब अभी लाया जा रहा है या पर जिसकी खोज की जो है दावा किया जा रहा है, तो ऐसे वैक्सीनेशन से बचना चाहिए, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, यदि कोई भारत की कोई ऐसी कंपनियां ऐसा कोई वैक्सीनेशन बनाती है जिसमें वनस्पतियों के रस से लिया गया हो, तो एक बार तो हम मान सकते हैं उसको कि चलो ऐसा वैक्सीनेशन लगा लें, कुछ हद तक हमारे शरीर को प्रोटेक्शन तो होगा ही। एक तो ये विषय था कि अगर वो जीव आधारित, अगर नहीं वो तो जीव आधारित है जैसा वहां पर क्लेम किया गया है, जीव आधारित है, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए हमको। हाँ, ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा और खास करके उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा जो सनातन धर्म से संबंधित लोग हैं। सनातन धर्म की से निकले हुए जितने भी पंथ हैं, इन इन सभी पंथ के लोगों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको सीधे सीधे भी मैं कहूँ तो भारत की लगभग 80% जनसंख्या के लिए तो ये बिल्कुल सटीक नहीं हो सकता है। दूसरी जो बात है, उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि इंग्रेडिएंट के बारे में, कि कोई भी वैक्सीनेशन बनता है तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स की जानकारी दे दे। जो ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत है उसके अंतर्गत कुछ इंग्रेडिएंट्स ना भी बताने से उसकी लाइसेंसिंग तो हो जाती है। जैसे कि किसी भी वैक्सीनेशन को बनाने में अगर 20 इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, तो अगर कंपनी 20 में 18 की जानकारी वहां पर लिख दी है तो उसका ड्रग्स जो है वो तो पास हो जाता है और निकल जाता है। कंपनियां 2-4 इंग्रेडिएंट्स को तो छिपा लेती ही है। अब वो जो छिपाया हुआ जो 2-3 इंग्रेडिएंट्स है वो है क्या और क्यों छिपाया गया है, ये विषय पर जब हम आकर के चलते हैं तो सबसे बड़ा जो डर है हमारे मन में, वो डर यही है कि आज दुनिया की जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल से ड्रग्स कंपनियां हैं, जिनको सीधे सीधे मैं तो उनको माफिया कहता हूँ, ड्रग्स माफिया जितने भी हैं, इनके मन में एक विचार जो खोल रहा है जनसंख्या नियंत्रण का विचार,
कि जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो है इस विषय को भारत में फोकस किया जा रहा है कि भारत अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में करे। और ये काम देखो आज से नहीं होना, 1962 से ये चल रहा है। भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव 1962 से चल रहा है कि भारत अपनी जनसंख्या को कम करे। अब देखो भारत की जनसंख्या को कम करना या नहीं करना ये दूसरा सब्जेक्ट है, उस विषय में आज मैं नहीं पढ़ूंगा। तो भारत के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव 1962 से चल रहा है कि आप अपनी जनसंख्या को कम करो, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों पर मैं नहीं जाऊंगा आज इस क्षेत्र में। मैं केवल इतनी बात करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर अगर कोई भी जोर जबरदस्ती किया जाए तो भारत में एक आंदोलन हो जाता है और सरकारें गिर जाती है। और ये चीजें 1975 में हमने देखी है। हाँ, मेरा बचपना था, मुझे वो सारे दृश्य याद है जब भारत के लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके और नसबंदी किया जाता था। तो ये तो दुनिया देख चुकी है कि भारत में किसी भी चीज को अगर आप फोर्सली इंप्लीमेंट करते हो तो, चूंकि यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में वोट का जो हमारा अधिकार है, तो हम सरकारों को बदल देते हैं। और सरकार जैसे ही बदलती है वैसे ही जो इंटरनेशनल जो माफिया जो भारत की सरकारों से सेटअप करते हैं, तो उनको फिर से एक नए सेटअप की जरूरत पड़ जाती है। नए लोग के साथ उनको ट्यूनिंग बैठानी पड़ जाती है और वो उनके लिए बड़ा कष्टदायक होता है। इसके लिए अब जो दुनिया के जो ऐसे जो ग्रुप हैं, समूह हैं, जो भारत की जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके मन में जो एक विचार है और उसका उन्होंने सफल इम्प्लीमेंटेशन भी किया भारत में, कि अप्रत्यक्ष रूप में आप भारत के लोगों के भोजन में या उनके ड्रग्स में, औषधि में कुछ ऐसी चीजें मिला दो आप, ताकि भारत की जो युवा पीढ़ियां हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो ऑटोमेटिक अनफर्टाइल हो जाए। और इसका एक बड़ा सक्सेस प्रयोग जो है 1980 के बाद आयोडीन नमक को लेकर के किया गया। आयोडीन नमक को हमारी सरकारों ने इंटरनेशनल प्रेशर में आकर के कंपलसरी किया, हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़वा दी नमक के हिसाब से। जबकि देखो यूरोप, अमेरिका और दूसरे अगर देशों को लीजिए, अरब देशों के वहाँ के भूगोल को ले लो, तो वहाँ के भूगोल में आयोडीन की डिफिशियंसी तो रहती है लोगों में, लेकिन हमारे देश में डिफिशियंसी नहीं होती। कारण यह है कि आयोडीन का सबसे जो बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज है, वो नेचुरल रिसोर्सेज है दाल। और हमारे देश में दाल बहुत होता है, तुअर का दाल है, चने का दाल है, मूंग का दाल है, उड़द का दाल है, कुल्थी का दाल है, मटर का दाल है, और इस तरह से बहुत सारे दर्जन भर हमारे यहाँ दाल होता है। और इन दालों में आयोडीन भरपूर मात्रा में और बायोटिक रूप में उपलब्ध होता है। और देखो हमारे यहाँ तो आप किसी भी संस्कृति में चले जाओ, हमारे दक्षिण भारत की भोजन व्यवस्था में चले जाओ, केरल की भोजन व्यवस्था में चले जाओ, बंगाल की भोजन व्यवस्था में चले जाओ, आप पंजाब दिल्ली की भोजन व्यवस्था में चले जाओ, गुजरात की भोजन व्यवस्था में चले जाओ, कहीं की भी भोजन व्यवस्था में चले जाओ, दाल तो कंपलसरी होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी दाल रोटी या दाल भात तो खाता ही है। तो जिस देश के लोगों को प्रतिदिन खाने को दाल मिल रहा है या सप्ताह में 5 दिन खाने को दाल मिल रहा है, उनके शरीर में आयोडीन की डिफिशियंसी कहां से आ जाएगी? इसी वीक पॉइंट को इन माफियाओं ने, ड्रग्स माफियाओं ने पकड़ा और आयोडीन को नमक में मिलाकर इसको कंपलसरी कर दिया, ताकि भारत के लोगों के शरीर में आयोडीन की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। और जैसे ही आयोडीन की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ती है, हमारा शरीर अनफर्टिलिटी की ओर जाने लगता है। और 1980 के बाद जो ये एक्सपेरिमेंट किया दुनिया के ड्रग्स माफियाओं ने, हमारी सरकारों को समझा बुझा करके, उनको कंट्रोल में लेकर के, कि आप नमक को कंपलसरी कर दो, आयोडीन नमक ही बिकेगा पूरे देश में, दूसरा नमक नहीं बिकेगा। और दूसरे सादे नमक जितने भी दुकानदार बेचते उनको जेल देना, और ये सारी चीजें जो है ना सरकार डंडे की चोट पर करवाई। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि 2011 का जो सर्वे रिपोर्ट आया यहाँ पर, कि भारत के 25% युवा जो बिल्कुल विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने के कगार पर हैं, वे जो है नपुंसक हो गए। और हमारे देश की जो बेटियां हैं वो 30%, प्रत्येक 100 में 30 बेटी, ये मैं 2011 की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, कि 30% बेटियां विवाह से पहले ही बांझ हो चुकी है, वो मां बनने की स्थिति में नहीं है। और अभी ये 2011 से अगर आप ले लो तो 9 साल जो और बिताइए, 9 साल में तो स्थिति और भी भयावह हुई होगी।
ये चालू है। तो ये स्थिति और भी भयावह हो गई हुई होगी। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय माफिया है, ये लोग जो है हमारे देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के अप्रत्यक्ष जो है एप्लीकेशंस करते हैं। और यही डर है कि ये पोलियो में भी कुछ ऐसी ही देखो बातें निकल करके आई, और अब जो है वहां भी इनका काम, नमक से इनका दाल नहीं गला, पोलियो से इनका दाल नहीं गला, ये जितना चाहते थे भारत को अनफर्टाइल करना नहीं हुआ। तो अब जो हम लोगों का डर है, या जो इसके विश्लेषक हैं, विश्लेषकों का यही डर है कि कोरोना वैक्सीनेशन में कहीं हमारे शरीर को अनफर्टाइल करने के कुछ एलिमेंट्स तो नहीं जोड़े गए हैं, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि उसका जो केमिकल कंपोजिशंस होगा उस वैक्सीनेशंस का, उस केमिकल कंपोजिशंस में कंपनियां कई चीजों को छुपाई होगी। तो ये बहुत बड़ा भय है। हाँ, और ये भय गहरा भी है, मतलब इससे बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं आप। तो पहली बात तो है कि ये गाय के गर्भस्थ शिशु से के हार्ट को फाड़ करके और निकाल करके और उसके रॉ मटेरियल पर आधारित ये वैक्सीनेशन है। दूसरी बात कि इस वैक्सीनेशन में हमारे बच्चों को बांझ नपुंसक बनाने के केमिकल्स होंगे, इसका भी डर है। तो दोनों तरह के लोगों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। और देखो, जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जब उसका बायोटिक रेमेडीज है, वनस्पति आधारित इस समस्या का समाधान है, तो फिर हमें वैक्सीनेशन में जाने की जरूरत क्या है। जब ये कोरोना जैसी बीमारियां, काल मेघ है, तुलसी है, गिलोय है आदि से ये भाग सकती है, भाग रही है, लोगों को तीसरे चौथे दिन नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो फिर हमारे देश की सरकारों को जरूरत क्या पड़ी है कि इसको बिल्कुल कंपलसरी कर दें। अभी जो न्यूज आ रहा है, देखो सरकारें क्या करेगी मालूम नहीं वैक्सीनेशन आने के बाद, लेकिन अभी तक जो सोशल मीडिया में जो हवा बन रहा है कि इसको सरकारें बिल्कुल कंपलसरी करने जा रही है। तो ये तो बिल्कुल देखो अनैतिक है। इवन जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान ने हमें भारतीय होने के नाते जो मूल अधिकार दिया है, इस मूल अधिकार को छीनने का काम होगा अगर हमारी सरकारों ने इसको बिल्कुल कंपलसरी कर दिया कि सभी को लगाना ही पड़ेगा, जैसे इन्होंने आधार को कंपलसरी कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश भी दे दिया कि आप इसको कंपलसरी नहीं कर सकते, लेकिन हर मोड़ पर इन्होंने बांध करके रख दिया है। हर मोड़ पर आपको ट्रैवलिंग करना है, आधार कार्ड लगेगा, आपको बैंक पासबुक खोलना है, आधार कार्ड लगेगा। यानी या तो आप सब गृहस्थी को छोड़ करके जंगल में बस जाओ तो आधार कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर वास ना करो, है योगी संत की तरह पैदल चलते रहो, कोई भी सरकार के साधन को अगर आप काम में लोगे तो आपको आधार कार्ड की जरूरत है। एक तरफ तो हमारे न्यायालय ने दे दिया कि भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है इसके, लेकिन इन्होंने हर मोड़ पर घेर लिया है हमें, और हर मोड़ पर घेर करके, और अब देखो उसके कुछ अच्छे परिणाम भी हैं और कुछ संदेहास्पद भी है। मैं उस विषय पर बात नहीं करूंगा कि ये जरूरी है नहीं है, आज तो हमारा चिकित्सा वाला विषय है। लेकिन एन केन प्रकरण आधार कार्ड के संकट में फंसा तो दिया है हमें। हमारे अंगूठे का जो उन्होंने आधार कार्ड में जो ले लिया है, उसमें हमारी सारी पूरी जिंदगी छिपी हुई है। आप अगस्त संहिता पढ़ करके दीजिए, ऋषि अगस्त ने जो है हमारे अंगूठे पर काम किया, और ये सारा काम तो हमारे यहाँ ही हुआ। कांचीपुरम से लेकर के पलिय शिवरम तक का जो क्षेत्र है, ये ऋषि अगस्त का कर्मभूमि रहा है। तो इस यहीं पर उन्होंने जो है वो थंब इम्प्रेशन, पूरे दुनिया के लोगों का थंब इम्प्रेशन लेकर के, और उसके ऊपर जो एक विज्ञान विकसित किया कि ये थंब इम्प्रेशन में, अंगूठे के रेखाओं में मनुष्य की पूरी जिंदगी छिपी हुई होती है। हाँ, उसका जन्म से लेकर के मृत्यु तक का विवरण उसमें होता है। और ये सारी चीजें देखो हमारे यहाँ से बाहर चली गई है। ये जो नाड़ी चिकित्सा है ये बाहर चली गई है। अब जो हमने अपना थंब इम्प्रेशन दे दिया है, इसमें सरकार के पास हमारा पूरा बायोडाटा है, और हमारी सरकार के पास ये बायोडाटा हो कोई संकट नहीं है। लेकिन हमारी सरकारों से ये चीजें हमारे देश के बाउंड्री के जो बाहर चली गई है, तो इसमें हम सभी भारतीयों का पूरा जन्म कुंडली उनके पास है, माफियाओं के पास, ड्रग माफियाओं के पास। वो कुछ भी संकट हमारे लिए पैदा कर सकते हैं।
तो तकलीफ हमारी सरकारों से नहीं है, लेकिन हमारी सरकारें जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के जो ऐसा काम करती है, संकट यहीं पर है। अब ये जो वैक्सीनेशन कोरोना का आ रहा है, अगर सरकारों ने इसको कंपलसरी किया तो ये दूसरा एक अनैतिक काम सरकार के द्वारा होगा। और देखो, मैं तो बार बार सरकारों को चिता रहा हूं कि आपके द्वारा किया गया 500 अच्छा काम, अगर कोरोना वैक्सीनेशन को आपने 100% कंपलसरी कर दिया एन केन प्रकरण, तो 1977 दोहरा सकता है, ध्यान रख लेना। ये देखो, मेरी चेतावनी नहीं है, मैं तो आगाह कर रहा हूं सरकारों को कि हमारे देश की जनता का रुख पलट सकता है। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं भारत केंद्र की सरकार से भी और राज्य सरकारों से भी कि आप वैक्सीनेशन लॉन्च करो, लेकिन कंपलसरी नहीं करना। आप किसी को बाध्य मत कर देना कि आपको लगाना ही पड़ेगा। जब तक आप कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं लगाए, तब तक आप हवाई यात्रा नहीं कर सकते, तब तक ट्रेन यात्रा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे अगर आपने लगाए, अंतरराष्ट्रीय माफियाओं के दबाव में आकर के यदि ऐसा आपने काम किया, तो 1977 दोहराएगा। ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि पिछले 60-70 सालों का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है भारत का, और कैसे कैसे भारत के लोगों का मन बदला है, इस पर किया गया मैं विश्लेषण आपको बता रहा हूं कि ये होगा। इसलिए हमारी सरकारों को चाहिए, आप वैक्सीनेशन लॉन्च कर दीजिए, कोई संकट नहीं है, कर दो, लेकिन कंपलसरी मत करो इसको। जिस व्यक्ति की इच्छा है वो लगा ले, और जिस व्यक्ति की इच्छा नहीं है वो नहीं लगा ले। वह अपने शरीर को जो है वो बायोटिक सिस्टम से अपने शरीर को ठीक रखे, फिट रखे। ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने भी प्रोवाइड किया है, हमारे संविधान में है, प्रोवाइड किया गया है। हमें हमारे शरीर के अंदर क्या चीजें औषध के रूप में देनी है, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने का हमारा मूलभूत अधिकार है। तो हमारी सरकारें हमारे मूलभूत अधिकार से वंचित हमें ना करें। इस विषय को दृष्टिकोण में रखते हुए अगर कोई काम किया जाता है तो बिल्कुल स्वागत योग्य है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर मैं एक अंतिम बार चेता रहा हूं कि अगर हमारी सरकारों ने अगर ये काम किया अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के, और सरकार बचाने के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ये आपने कर दिया, तो जैसा हाल 1975 से लेकर के 1978 तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य में हुआ था, ये घटनाएं दोहरा सकती है भारत की जनता। तो इसलिए मेरा भी विचार है कि हमें हमारे शरीर के लिए और हमारे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा आयुर्वेद इतना परिपक्व है, इतना परिपूर्ण है कि वह दुनिया के किसी भी महामारी से लड़ने के लिए सक्षम है। बस जरूरत है हमें उस विषय पर काम करने की। हाँ, और देखो, उस विषय पर जो काम करेंगे, इसमें एक वर्ग अभी भी भारत में बचा हुआ है, वो है भारत का पारंपरिक वैद्य परिवार। भारत का जो पारंपरिक वैद्य परिवार है, इनके पास आयुर्वेद के ऐसे ऐसे अचूक नुस्खों का भंडार पड़ा हुआ है। उनको एक बार सम्मान के साथ भारत सरकार को बुलाना चाहिए, लेना चाहिए, उनका एक पैनल बनाना चाहिए और उनके पैनल के साथ बैठ करके काम करना चाहिए। केरल में एक संगठन है वैद्य महासभा। वैद्य महासभा के बारे में आपको मैं बताऊं, मैं उसका संरक्षक भी हूं। केरल का जो पारंपरिक आयुर्वेदीय चिकित्सा ज्ञान है, जो 100% बायोटिक है, उस परंपरा को वहां के वैद्यों ने आज तक पारंपरिक रूप में बचा करके रखा है। और वैद्य महासभा अपने अस्तित्व की लड़ाई वहां पर लड़ रहा है केरल में। तमिलनाडु में भी पारंपरिक वैद्यों का अपना एक समूह है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हम लोगों ने इसको बचा करके रखा है, जो दुनिया के किसी भी मेडिकल साइंस में नहीं है। तो इन चीजों को सरकार को हाथों हाथ लेना चाहिए। देखो, सर्टिफिकेट कोई काम में नहीं आता। सर्टिफिकेट प्राप्त करना
ज्ञान से कोई संबंध नहीं रखता। एक अच्छा ज्ञानी व्यक्ति को भी परीक्षा ले लो तो परीक्षा में फेल हो सकता है, और एक व्यक्ति जिसको प्रैक्टिकल अनुभव कुछ भी नहीं है और केवल रट्टू तोता है, उसको भी परीक्षा में बैठा दो, डिस्टिंक्शन से पास कर सकता है। तो केवल आप परीक्षाओं के आधार पर इंटेलिजेंसी को जो आप निकाल करके ला रहे हैं, ऐसे बेवकूफों के कारण ही आज हमारे देश की जो आयुर्वेदीय व्यवस्था है वो खत्म हो गई है। तो मेरा जो निवेदन है केंद्र सरकार से कि आप पारंपरिक वैद्यों को समझो, जिन्होंने कई पीढ़ियों को खपा करके और इस आयुर्वेद के अद्भुत ज्ञान को संजो करके रखा है। आप उनके साथ बैठिए, उसकी पैनल बनाइए और देखो आपको कैसे कैसे नुक्शे वो देते हैं। कोरोना तो छोड़ दो, कोरोना का बाप भी भारत के लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हमारे पारंपरिक आयुर्वेद में है, इसको लेना चाहिए। सरकार को इनके पैनल बैठाने चाहिए, इसके ऊपर शोध करना चाहिए और शोध करके लोगों के लिए ये प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसी के साथ जो है आज के इस सत्र को यहीं पर मैं पूर्ण कर देता हूं और आपके प्रश्नों की तरफ मैं चलता हूं।